नमस्कार, मैं हूँ अमितेश और आज हमारे साथ बातचीत के लिए जो राजनीतिक हस्ती हैं, उनको उनके कार्यकर्ता गॉड ऑफ फिशरमैन के नाम से जानते हैं, मुखातिब होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर संजय निषाद की, जो कि योगी कैबिनेट में मत्स्य मंत्री हैं। इनके मंत्री बनने के बाद इस विभाग को एक पृथक पहचान मिली और अब तक अपने 7 महीने के कार्यकाल में इन्होंने क्या कुछ किया है, जिसको कि ये अपनी उपलब्धि के तौर पर एक मत्स्य मंत्री के उपलब्धि के तौर पर पब्लिक से, अपने कार्यकर्ताओं से साझा करना चाहेंगे। साथ ही साथ अब जब निकाय चुनाव नज़दीक हैं, इनकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा, इन सारे राजनीतिक मुद्दों पर हम डॉक्टर संजय निषाद से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत यहीं से करेंगे। 7 महीने हो गए हैं और इसकी पटकथा तो पहले ही लिखी जा चुकी थी कि कैबिनेट का जो फॉर्मेशन होगा उसमें डॉक्टर निषाद को एक जो है कि मंत्रिपरिषद में जगह मिलने वाली है। आप मंत्री भी बन गए। मंत्री बनने के बाद अब तक 7 महीने के कार्यकाल में अगर कहा जाए तो एक वो कौन-सा काम होगा जिसको आप अपने उपलब्धि के तौर पर गिनाना चाहेंगे? मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था कि संविधान में मिले हुए हक हिस्से या राजनीति में जो भी व्यवस्थाएं दी जाती उसकी उसके लिए हमें सड़क से सदन में पहुंचाया। तो मैं तो अभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और ईश्वर स्वरूप जनता को धन्यवाद दूँ कि उन्होंने इस लायक हमें समझा कि हमारे इस विचारधारा का समर्थन किया और हमको अवसर मिला। और हमने जो लड़ाई लड़ी कि केंद्र में मत्स्य मंत्रालय तो अलग हो गया था, लेकिन वहाँ से 20,000 करोड़ रुपए भी आ गए थे पूरे देश के लिए। इंग्लैंड के लिए 9,000 करोड़ रुपए, तमाम योजना भी केंद्र की थी, लेकिन धरातल पर उसे लाने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट में भी मंत्रालय की आवश्यकता थी। इससे पहले विभाग से काम होता था, लेकिन जो जो उसका अ, जिस अपेक्षा के साथ ब्लू रिलेशन लाया था प्रधानमंत्री संपदा योजना में, उस नियत पर खरा नहीं उतर रहा था। मंत्रालय उत्तर प्रदेश में भी अलग किया गया। मैं उस चीज़ को धन्यवाद दूंगा कि पहले हमारे विभाग से जुड़ने के लिए इन्हें पता ही नहीं था कि विभाग क्या देता है। पहले था कि हमारा समाज, जैसे एक गांव की जमीन होगी तो वो अगर अनुसूचित जात को ग्राम सभा की जमीन दे दी जाएगी तो सरकार उसे सहयोग देगा, लेकिन अगर पानी भर गया, नीचा है तो पानी भर गया तो मेरा समाज कमा के सरकार को सहयोग देगा पट्टा लेकर। ये मतलब व्यवस्था थी। लेकिन अभी पहली बार है कि मत्स्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम अनुदान देकर, हम अपने ज्ञान देकर, अनुदान देकर इन्हें बताने का प्रयास किया पहली बार कि भाई लक्ष्मी जी कमल की देवी, कमल पर रहती हैं, जो धन की देवी हैं, और कमल पानी में होता है और लक्ष्मी असली में पानी में। चुनौती बड़ी है क्योंकि कई जगह मत्स्य विभाग में कहें तो अभी अंडर स्टाफ है, हाँ, कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर तो की कमी इसलिए है, पहला कई जगह अपना भवन जो भी नहीं सबसे है। बड़ा कामयाबी हुई कि शिक्षा शेरनी की दूध होती है, और शिक्षा से इनका शिक्षा तो अंग्रेजों ने छीन लिया था ट्राइबल बनाकर। फिर पिछली सरकारों ने भी इन्हें धोखा दिया वोट लेकर। पहली बार आया कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना भी कराया हूँ और कैबिनेट में आ रहा है। पैसा अलॉट हो गया 25 करोड़ रुपए, और भी आता रहेगा, अभी मद खुला है। तो इसमें इनके बच्चों को हम आवासीय सुविधा देंगे। मेधावी छात्रों को जिस क्षेत्र में वो पढ़ना चाहें आगे पढ़ें, उन्हें कोचिंग कराएंगे, टीचिंग कराएंगे। फिर अधिकारी कर्मचारी IAS PCS बनाकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। व्यापार में आना चाहता व्यापार कराएंगे। अभी मैं अपने विभाग के द्वारा इन्हें ज्ञान दिलवा रहा हूँ और ज्ञानवान बनाकर फिर अनुदान की 60% सब्सिडीज है। पहले हमारे विभाग में 5,000 से ज़्यादा फार्म पूरे प्रदेश में नहीं आते थे। अभी इस बार 76,000 के आसपास फार्म आए हैं। मतलब 76,000 लोग हमसे जुड़े हैं कि हम व्यापार करना चाहते हैं, और मैंने टारगेट रखा कि 16,000 लोगों को सब्सिडी देंगे, जिसका हम प्रस्ताव केंद्र को चला गया, वहाँ सब कुछ हो गया है। अब हम DLC कराने के लिए जा रहे हैं, आवेदन में पात्रता खोजी जा रही है। डॉक्टर साहब, तो हर जिले में हम ये योजनाओं की बात होगी। योजनाएं तो अपने आप में बहुत हद तक ठीक होती हैं क्योंकि काफी सारे सर्वे और स्टडी करके उनको ड्राफ्ट किया जाता है। बेसिक जो चैलेंज है, जो मूल जो चुनौती है, उनके क्रियान्वयन में आती है। क्या कितना सहज होगा या कितना चुनौतीपूर्ण होगा अपने विभाग से जुड़ी जो आप जन कल्याणकारी या मछुआ समाज से जुड़ी जो आप योजनाओं की जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं हमारे इंटरव्यू में, इनको जमीनी हकीकत पर उतारना या इनको अमली जमा करना? सबसे पहले आया तो मैंने सबसे पहले विभाग की बैठक की। इनकी जो समस्या थी प्रमोशन की, मैंने तुरंत प्रमोट किया। अच्छा। हमने कई 1 दर्जन मैंने डिप्टी डायरेक्टर
फिर मुझको प्रमोट किया, फिर मैं सीनियर इंस्पेक्टर, जूनियर थे सीनियर किया, मतलब जिले पर हमारे पास अधिकारी नहीं थे, उसके अधिकारी के लिए मैंने उन्हें जिम्मेदार मतलब प्रमोट कर दिया। हमारे यहाँ 5वां वेतन में जीत रहे थे निगम के कर्मचारी, उन्हें हमें 7वां वेतन कराया। फिर जो और भी कम है कर्मचारी, उसके लिए आउटसोर्सिंग से मैंने लिख रखा, बहुत जल्दी इसमें आएंगे। तो पहले हम अपने कर्मचारियों को फुलफिल करेंगे, सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं जितने भी हैं हमारे पास, जो भी 9 हैचरीज हैं उसे हम विकसित करें, जितने परिक्षेत्र हैं विकसित करा रहे हैं। हमने वही डाटा कलेक्ट किया है कि डाटा में हमें, तो पहले तो मैं इनको हम अपनी चुनौती को स्वीकार करते, जो मछुआ दुर्घटना बीमा है उससे हमने पूरा किया, लगभग जितना लक्ष्य था उससे पूरा किया। आगे हम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी क्षेत्र में काम करने वाला है वो 5,000 एक बार में फ्री में बीमा है, कोई पैसा नहीं लगता, खाली आधार कार्ड, और वो है 5 लाख का बीमा है। और अगर डिसेबिलिटी हो गई तो 2.5 लाख है, अगर अस्पताल में तो 25,000 है। इनकी चुनौती के लिए था कि इनके पास कुछ था नहीं पैसा, तो इनके पास जिसके पास खेत था उसे केसीसी था। लेकिन मैंने लिखा पत्र प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी, नड्डा साहब को, अमित शाह जी को और योगी जी को। हम उस पत्र का लाके आरबीआई ने इमीडिएट एक्शन लिया। 15 दिन के अंदर लिख के आ गया कि किसी के पास जाल होगा, नाय होगा या मत्स्य के क्षेत्र में कोई भी क्रियाकलाप में उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, तो बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपये उससे केसीसी बन जाएगा, वो व्यापार करेगा। भाई इनको सिखा रहे हैं कि अगर 10,000 बैंक में डालोगे तो 10 साल में दुगना होगा। अगर मेरे वहाँ आओगे कि घर के बगल में पोखरे छोटे से खोद लोगे, तो अगर एक रेडिंग यूनिट लगा लेते, 10 पैसे की बीज डालोगे अगर 10,000, तो वो 10,000 लगभग 3 महीने के अंदर जो 30,000 हो ये जाएगा। जो तात्कालिक योजनाएं होगी डॉक्टर साहब, क्या दूरगामी योजनाओं की बात करें तो राज्य सरकार और खासतौर से आपका जो मंत्रालय है, ये फिशरी या फिशी कल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस करेगा, अनुसंधान पर भी बल दिया जाएगा, कोई केंद्र खोला जाएगा? अभी मैंने देखा होगा कि मैं पहला मंत्री हूँ कि आते ही मैंने विभाग से देखा कि कंपैरिजन देन आंध्र प्रदेश से मछली यहाँ क्यों आती है। हम टारगेट रखा मुख्यमंत्री जी ने कि अब हमें 2 साल के अंदर कि इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मछली जाएगी, हमें ताजी गुणवत्ता, हम रोजगार के साधन भी देंगे, पोल्ट्री में तो मछली भी पालन करेंगे और हम इसमें राजस्व की वृद्धि करेंगे। इसके लिए मैं आंध्र प्रदेश का दौरा किया। अच्छा। वहाँ जो उनकी पॉलिसी है उसे हम उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। हमने 13 समितियां गठित की। पहला किया कि हमारे यहाँ कोई सिलेबस नहीं था, पढ़ के तो अधिकारी बन जाते थे, लेकिन व्यापार करने का, मत्स्य पालन करने का, मत्स्य उत्पादन करने का सिलेबस नहीं था। उसके लिए मैंने सिलेबस तैयार करा रखा। उसमें सबको विपणन का इनके पास कोई सिस्टम नहीं था। ये माफिया के लोग मछली लेते थे और अपने हिसाब से मछली बेचते थे। लेकिन अभी हम इसके लिए एक नियामक बोर्ड बना रहा हूँ कि एक नियंत्रण में हो कि मत्स्य पालन का जितना खर्चा आता है उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन कास्ट हमारा तय करें। बीज का कोई प्रमाणीकरण नहीं था, किसी तरीके से दे दिया। उसके यहाँ सीड्स का कुछ नहीं था। इनके यहाँ कोई भी भोजन जो था वो दाना बनाने का कुछ, ये सारा हम सिस्टम में ला रहे हैं। इनको हाईटेक डिजिटल कर रहा हूँ। अभी मैं स्कॉटलैंड भी इसीलिए देखने के लिए गया था, मैं दुबई भी देखने गया था, लंदन भी देखने गया था कि विकसित देशों में किस तरीके से मत्स्य क्षेत्र में काम होते हैं, कैसे है। तो अभी इनके लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाने जा रहा है कि मछली कच्चा माल होता है, एक ही बार हार्वेस्टिंग करता मेरा आदमी, तो हम इसे नेटवर्किंग से जोड़ने जा रहा हूँ कि होटल में सीधे सप्लाई करे, मार्केट में कितनी खपत है सीधे उतनी मछली बने, मारी जाए जितना मार्केट में खपत हो। तो ये हमेशा रेगुलराइज हो इनका रिकरिंग में, और इनका जो दाम है वो पूरा मिलता रहे और गुणवत्ता मिलता रहे। और कुछ प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा रहे हैं हम लोग कि इनकी मछली को मतलब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए। और हम झींगा के, अभी हमारे यहाँ मथुरा में, हमारे यहाँ मीठे पानी में जो झींगा होता है उसके पालन के लिए मथुरा और जगह पर हम लोग लगा रहे हैं। सब्सिडी मिलेगा? मतलब हाँ, तो हम तो 60% सब्सिडी तो वैसे भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी 60% सब्सिडी दे रहे हैं, हम प्रोडक्शन में भी दे रहे हैं, मार्केटिंग में भी दे रहे हैं, हर क्षेत्रों में 60% सब्सिडी दे रहे हैं। और भी बोट में और हर क्षेत्रों में पट्टे धारक थे उनके लिए कुछ नहीं था, पट्टा ले लिए चल रहा था, उनको कोई मदद नहीं मिलती थी। अभी उनके लिए भी मुख्यमंत्री संपदा योजना से हम पट्टे धारक को मदद दे रहे हैं, निषाद राज बोट योजना में दे रहे हैं। तो ये सारी योजनाओं के माध्यम से इनको हाईटेक हम कहते हैं आधुनिकीकरण। और पूछना चाहूंगा कि जैसे कि मत्स्य पालन को लेकर के जो पारंपरिक पद्धतियां चली आ रही हैं वही अब तक चल रही हैं, क्या आप इस बात को लेकर भी पिच करेंगे कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में इसके लिए अलग से पाठ्यक्रम चलाया जाए, बीएससी एजी इन फिशिंग
या फिशरी कल्चर इस तरह के भी पाठ्यक्रम मैंने बताया शुरू ना, किए हमने जाए? अभी बताया ना कि जो हमने सिलेबस तैयार की, अब उस सिलेबस को हम इम्प्लीमेंट कराएंगे कोर्सेज में, डिप्लोमा कोर्सेज इंटर कॉलेज में चले कि हमारे पास ट्रेंड, जैसे एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग हो रही है, जैसे स्किल वर्कर आए हमारे पास हो, फिर फिशिंग के क्षेत्र में आए हमारे पास, मार्केटिंग में उसमें आए, तो हम फिश क्षेत्र में जो भी कोर्सेज हैं वो इंटर से लेकर हम ग्रेजुएशन में लेकर हम एग्रीकल्चर में जहाँ जहाँ भी पढ़ सकते हैं वहाँ से हम कराकर अधिक से अधिक पढ़े लिखे लोगों को, ट्रेंड लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और इनको नेटवर्क करके हम काम करेंगे। अभी मैं गया था कोल्हापुर में, महाराष्ट्र, अभी एक हफ्ता पहले। वहाँ एक इंजीनियर है, एक्वाफोनिक प्लांट है कि मछली पैदा तो करते हैं, मतलब आरएस सिस्टम है, वो 8 साल से पानी बदला ही नहीं है। वो जो पानी है वो 16,000, मतलब वो 16,000 लीटर के उसने जो है 8 यूनिट लगा रखे हैं। तो ऐसे 8 यूनिट में पानी जो होता है वो मछली का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो मछली खाना खाती है, जो उससे खराब मतलब अमोनिया निकलता है, तो उस पानी को फिल्टर मतलब निकाल के उसमें बैक्टीरिया से चेंज करके अमोनिया को नाइट्रेट में बदलकर, नाइट्रोजन में बदलकर, उस पानी को नाइट्रोजन घुलनशील, बगल में सब्जी की खेती, हाईटेक सब्जी की खेती जो महंगी है, उसी ऑर्गेनिक खेती उसमें कराया जाता, फिर उसमें जो पानी बचता है वो इधर लाया जाता। तो मतलब दोनों, हम मछली पालन भी करते हैं, कृषि में इंटीग्रेटेड है, और उससे क्या फायदा ज़्यादा है। तो इनको हम इस क्षेत्र में हम व्यापारी, व्यवसायिक और इन्हें पेशा, इनको हम पेशागत उपलब्ध करा रहे हैं। कल आप बलिया में थे, कार्यकर्ताओं से मुखातिब थे, आपने एक रूपक जो है मंच से साझा किया, आपने एक वहाँ चर्चा कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को आप मोटिवेट कर रहे थे, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आया है, और उसमें आपने एक रूपक गढ़ा, एक जानवर विशेष की आपने चर्चा की। क्या था वो मामला, थोड़ा बताइए, क्योंकि वीडियो बहुत शेयर हो रहा है और उसको लेकर के आपका क्या पक्ष है ये जानना जरूरी है। देखिए, हमारे जो समुदाय, एक तो बहुत वोट है, 18% आबादी है, लेकिन पौआ पौआ मटा केवट मल्ला बिंद कश्यप आरती पर, ये अंग्रेजों ने बांट दिया इन्हें, टुकड़े टुकड़े में बचने के लिए छुप गए जब क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। तो अभी जो पौआ पौआ में है, तो इलेक्शन जब आता है तो इनके वहाँ न पर्चा बढ़ता है, न कोई पार्टी इनको अपने इंक्लूड करती रही, केवल पौआ पिला के, मतलब दारू पिला के वोट लेती रही। इनको पौआ बिकाऊं पियाऊं के इनके ऊपर लेबल लग गया था। तो इन्हों हम जागरूक किया और इन्हें बताने की कोशिश किया कि भाई हिस्से का मामला है, महाभारत भी हिस्से के लिए हुआ था, तुम कहाँ अपना हिस्सा पहुंचा रहे हो, हाथी बटन दबा के उन्हें हीरो बना रहे हो, अपने हर क्षेत्र में जीरो बना रहे हो। तो उस उदाहरण में कि भाई थाने में जाओ तो एक भी इनका कोई होमगार्ड नहीं है, किसी भी विभाग में जाओ चपरासी नहीं है, अधिकारी तो बात ही छोड़ दीजिए। आज किसी भी क्षेत्र में जाइए, तुम्हारे जितने नेता हैं वो मारे जाते हैं, तो इन पार्टियों को तुम वोट वोट देकर तुम बड़े बना रहे हो, और तुम कहाँ जा रहे हो, जब वोट में ही सारी शक्ति है कि इनको, तो उसे एक उदाहरण है कि इनको जगाने का भी कहा ना, लीडर मतलब लीड बाय एग्जाम्पल, इन्हें उदाहरण से ही आगे किया जा सकता है। तो इन्हें सुरक्षा न्याय चाहिए। क्या और बच्चे के प्रति था कि बच्चों, अपने बच्चे के भविष्य क्यों बर्बाद करते हो, दूसरे के बच्चे के भविष्य बना रहे हो। आप जाएंगे तो आप देखिए विशेष वर्ग के लोगों का कैसे वर्चस्व है हर क्षेत्रों में। तो इनको बताए भाई, एक कुत्ते के बच्चे को छोड़ दो तो उसकी जो माँ होती है अपने बच्चे के प्रति सेंसिटिव होती है, वो भी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए दुश्मन समझकर उसे पकड़, मतलब उसे दौड़ा लेती है। लेकिन आप कितने बड़े हो कि अपने बच्चे का भविष्य दूसरे के हाथ में सौंप देते हो, पौआ पीकर, पैसा लेकर। मतलब वोट से ही, जब कहेंगे कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, कहा गया कि राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। इनको यही बताने की कोशिश की जा रही थी उदाहरण से कि भाई द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, इस युग का असली भगवान वोटर है, और आप भगवान का स्वरूप हो, और क्या आप कर रहे हो किस तरीके से। तो उदाहरण के स्वरूप में, उदाहरण बिना दिए हर आदमी को उदाहरण देना पड़ता है, चाहे हम किसी धर्म का उदाहरण दें, चाहे किसी घटना का उदाहरण दें। तो इनको शिवाजी सिंह का भी उदाहरण देता हूँ कि भाई उन्होंने जब तुर्कों से लड़ाई लड़ी, तो तुर्कों से लड़ाई लड़ते हार जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई के यहाँ गए, बुढ़िया माई भूखे मर रहे थे, तो उनसे कहा कि हमें खाना दे दीजिए। खाना चावल लाई, और उसमें दाल का भी, चावल दबा लीजिए चारों तरफ से, नहीं समझ पाए, फिर उनमें दाल डाल दिया, दाल गिर गया। तो उन्होंने कहा अरे यार, तुम्हें मूर्ख देख रहे हो, शिवा को देखे। तो कहा माई क्या मूर्खता देखी। तो उन्होंने कहा कि अरे खाना खा लीजिए बताएंगे। जब खाना खा लिए तो पूछा क्या मूर्खता देखी, तो उन्होंने बताया चावल चारों तरफ से दबा लेते तो दाल बीच में रुक जाती और दोनों मिल जाता।
कह रहे शिवम क्या मूर्खता देखे, कहें वो रोज रोज लड़ता है, अब बिना ट्रेनिंग के लड़ता है, रोज हारता है तुर्कों से, रोज हम लोगों को आत्मग्लानि होती है हार सुनकर। तो एक बार सेना बनाता, ट्रेंड सेना बनाता, तो जीत के आता, तो हम लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ता है। तो शिवाजी ने कहा भाई हमारा तो आपने आज अपने एक उदाहरण से हमारे दिमाग को आपने सही कर दिया है। तो उदाहरण से इनको कहते हैं भाई क्यों रोज रोज लड़ते हो, सेना बनाओ ना। तुम्हारे सभी नेता मारे गए, महेंद्र सिंह राजपूत, धनराज वर्मा, रघुबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल निषाद, जयपाल कश्यप, जमुना निषाद, ये सारे नेता जो भी इनके हिस्सा मांगने दिलाने के लिए आया वो सब मारा गया। तो इनको ये कहता भाई अगर वो अनट्रेंड सेना से लड़ाई लड़े मारे गए तो हमें भी मरवाना चाहते हो, कहते हैं नहीं मरवाना चाहते, तो ट्रेंड सेना के लिए तो उदाहरण देना ही पड़ेगा। तो ये सब उदाहरण के स्वरूप ट्रेनिंग का हिस्सा निश्चित ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा इंटरव्यू का ट्रैक थोड़ा चेंज करेंगे। आपके एक बड़े करीबी राजनीतिक मित्र हैं, जैसा कि आप भी दावा करते हैं वो भी दावा करते हैं, ओम प्रकाश राजभर। आपने एक बार कहा था कि अगर वो सत्ता में रहेंगे तो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समुदाय के लिए बेहतर कुछ कर सकते हैं। क्या अभी भी आप उस स्टेटमेंट पे कायम हैं? और व्यक्तिगत रूप से मुलाकात होता है तो क्या आप उन्हें ये ऑफर करते हैं कि ओम प्रकाश जी आप कहें तो मैं बीच में मध्यस्थता करूं, आप सहमति दें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं बीजेपी में शामिल होने को लेकर के? इस तरह का कुछ बातचीत होता है कभी ओम प्रकाश जी से? देखिए सत्ता तो निश्चित रूप से सुख देती है, समस्याओं का समाधान सस्ते में करती है, सत्ता सभी आप भविष्य लिखती है। तो सत्ता में हम लोग नहीं थे, मतलब थे लेकिन अपरोक्ष रूप से थे, अंधा होकर थे कि न गिनती के नहीं थे। अभी तो 70 साल से सताए गए, अभी सत्ता में हम लोग सिंबल के साथ है। ये निषाद पार्टी एक सिंबल है, भोजन भरी थाली है, डॉक्टर संजय है, ये टोपी झंडा, एक सिंबल के साथ हम लोग सत्ता के साथ हैं। तो आज देखिए हमारे समस्याओं का समाधान धीरे धीरे हो रहा है। चाहे हिस्सेदारी शुरू हो गई, चाहे राजनीति की हिस्सेदारी हो, चाहे बजट की हिस्सेदारी हो, चाहे योजनाओं में हिस्सेदारी हो, चाहे इनकी समस्याएं जो गरीबी है, बेचारी लाचारी है, शिक्षा का है, ये सारी योजनाओं के माध्यम से इनका शुरू हो गया। तो मैं तो सत्ता से कोसों दूर जितने भी सताए लोग हैं, सत्ता में जो भी संविधान में मिली हुई व्यवस्था उसके जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको हम इकट्ठा करके काम करें। ओम प्रकाश भाई को भी मेरा तो पहले से सलाह रहा, हमेशा नेता को अपने समाज की बात को हमेशा, जिस समाज के आपको नेता बनाए उसकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहनी चाहिए, और समाज को सुख देने के लिए सत्ता ही होती है। तो ओम प्रकाश भाई एनडीए के आने से पहले क्या थे, एनडीए में थे तो क्या थे, अवसर मिलेगा तो अब उनके चले लिए गए करेंगे, आप बातचीत मैं करेंगे तो बीजेपी में अब लाने तो के लिए? देखिए अब तो निषाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है बिना नेता के ही सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को एक साथ किसी भी को बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ देना शुरू कर दिया। प्रकाश भाई आते हैं तो शीर्ष नेतृत्व का वर्ग है नहीं, वो अपना नेतृत्व का वर्ग है, लेकिन आप एक हितैषी होने के नाते, मित्र होने के नाते आप मध्यस्थता तो मैं तो यही कहूंगा करने कि को तैयार भाई, है। मैं तो यही कहूंगा कि जहाँ थे वहाँ आइए, हाँ इधर उधर भटकने से कोई मतलब तो नहीं है। देख लिया किसके साथ रहे, बोलने का मर्यादित रहे, मर्यादित रहकर अपनी समस्या, अपने जो जिन वोटरों को, जिन कार्यकर्ताओं को आपने जो वादा किया उसके खिलाफ, उसके साथ उसको कामयाबी बनाए, ये हमारी शुभकामनाएं रहेंगी उनके लिए। लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं। निषाद पार्टी, जैसा कि आपने पहले ही संकेत दे दिया था कि हमारा एनडीए और बीजेपी के साथ अटूट रिश्ता है, पार्टी सिंबल पर कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे या फिर जो भी अलायंस का निर्णय होगा वही आप मान लेंगे? आपने देखा होगा कि हम लोग मुद्दों और सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, हम लोग मुद्दों की, सिद्धांतों की राजनीति के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसे धीरे धीरे हल भी कर रही है समस्याओं के साथ। यह टूट गठबंधन है, जहाँ मोदी जी, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, वहाँ हम लोग चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए, कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए बनते हैं। तो प्रदेश में निश्चित रूप से जहाँ जहाँ कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं और जीतने की स्थिति में, क्योंकि हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए काम करते हैं, तो जीतने की स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी से निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं के लिए सीट वोकेट कराएंगे। और वो रणनीति का हिस्सा होगा कि वो कहाँ हमारे सिंबल से, अगर अधिक से अधिक वोट है तो हमारे सिंबल से जीत जाएगा, थोड़ा कम वोट है तो कोशिश करेंगे कि उनके भी सिंबल से हम एक अपने कार्यकर्ता को लड़ा जिता लें। ये दोनों का ये तालमेल का मामला है। आखिरी सवाल, 5 साल के कार्यकाल के बाद जिस समाज का आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आपने कहा कि मैं राजनीति में हूं और इसी को लेकर के आगे चलूंगा, 5 साल बाद उस समाज की स्थिति आप कहाँ देखते हैं?
जब आपका कार्यकाल एज ए मिनिस्टर खत्म होने पर? नहीं तो अभी तो 7 महीने हुआ है। 7 महीने में बता दूं इनको कि पहले इनको केवट मल्लाह, बिंद कश्यप, मतलब एक अपमानजनक शब्दों के साथ इनकी जातियों का नाम लिया जाता था। लेकिन अब किसी थाने में जाते हैं, किसी एसडीएम डीएम के पास जाते हैं या मेरा पत्र लेके जाते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, ये टोपी लगा के चले गए, या ये कभी किसी उसमें ही किसी कारणवश कहीं मल गए, तो अभी सारे अधिकारी इनको निषाद जी कह के बुलाते हैं। तो कम से कम एक तो बड़ा सफलता ये है। दूसरी सफलता है कि अब हमें कि आज के दिन में हमारा कोई पहचान नहीं था कि ये भी कोई जाति है। प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हो कि एक निषाद राज, जय निषाद राज है, अभी निषाद राज के किले की एक कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। तो अब श्रृंगवेरपुर धाम में हजारों करोड़ रुपया देकर उसे ऐतिहासिक बनाना, जहाँ भगवान राम गए निषाद राज को गले लगाया, और निषाद राज की एक बहुत बड़ी भव्य मूर्ति लगती है, तो उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा, जब किसी चीज़ के विकास के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई कानून बन जाता है, तो निश्चित रूप से उसका भविष्य भी बन जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि वर्तमान इतिहास जो होती है वो विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है, पूंजी भविष्य होती है। इनके पास विरासत इनकी गिरवी रखी थी, हिरासत में थी दूसरे, अब विरासत इनके पास आ गई है, वो पूंजी अब इनका भविष्य है। योजनाओं में मद खुल गया है इनके बच्चों के पढ़ने के लिए। अब देखे होंगे कि इस बार जब से हम लोग आए हैं, बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में जो अवसर प्रदान हो रहे हैं, उसमें आप देखे होंगे हमारे बिरादरी के अधिकारी भी बन रहे हैं, खेल में भी जा रहे हैं, तमाम नाम आ रहे हैं, तमाम कर्मचारी भी बन रहे हैं, व्यापारी भी बन रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बाकी है जिसमें मेरे मछुआ समुदाय के लोग अब नहीं, इनका मेरे आने से मनोबल बढ़ा है, क्योंकि इनको लग गया कि नहीं, अब हमारा झंडा है, हमारा वोट है, हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास नेता है। तो अब सड़क पर जो हमारी लड़ाई थी, अब सदन में, अब इन्हें ये गौर है कि 70 साल में हम कोई पहचान नहीं थी। पहले किसी को नेता जाति के नाम पर कुर्ता पहना के खड़ा कर दिया जाता था, जिता दिया जाता था, मंत्री बना दिया था। अब हमारी पार्टी के नाम पर हमारा एक नेता गया, और पार्टी के नाते विधानसभा में और विधान परिषद में अगली सीट पर बैठकर और अवसर मिलता है पार्टी को अपनी बात रखने के लिए, चाहे वो कोई भी विधानसभा में क्वेश्चन का आवर हो, चाहे प्रस्ताव का आवर हो, चाहे धन्यवाद का आवर हो, कभी भी होगा तो एक बार निषाद पार्टी का रिप्रेजेंटेशन अपनी बात को रखने की अवसर मिलता है। तो अब बहस में जहाँ से इनको भविष्य बनता है, वहाँ से इनका वकील चला गया है। वकील चलने के साथ इनका टाइम नोट हो गया कि निश्चित रूप से आपकी समस्याओं के समाधान के लिए भी अवसर मिलेगा बाद में। तो 70 साल बाद इनके पास जो पहले के जो इनके वकील हुआ करते थे, तो वो ऐसे वकील हुआ करते थे जिस पार्टी में रहते थे, वो अगर कभी आवाज़ उठाते थे दिल्ली में, तो पार्टी के लोग ही उनका साथ नहीं देते थे। लेकिन अब हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारी पार्टी के 11 विधायक साथ तो देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे साथ देते हैं। तो दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है, और धीरे धीरे अब शुरुआत हुआ है और बहुत अच्छा जाएगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।